बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच है इस चैप्टर का, प्लस काफ़ी चीज़ें इसमें जानने जो आपको जाननी पड़ेंगी। छोटे छोटे कई सारे सवाल, रीजनिंग और KMNO4 K2 CR27। बच्चों ये तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहली चीज़ जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जितना भी आपकी कॉपी में नोट्स हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, उसके अंदर जितने भी सब पॉइंट्स हैं वो सब आपको तैयार करने हैं। हर सब पॉइंट का क्वेश्चन बना है अच्छा खासा। दूसरा KMNO4 K2 CR27 से 100% कुछ आएगा, 100%। ये नहीं बोल रहे हैं कि KMNO4 आएगा, हम कह रहे हैं KMNO4 K2 CR27 के प्रिपरेशन और इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर 100% इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उसके बाद बात करें लेंथोनाइड रेक्टिनॉइड्स, उसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा अभी जो तो आपको तैयार करने हैं। खास तौर पे लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस और लेंथोनाइड्स की कॉन्फ़िगरेशन का एक आइडिया थोड़ा सा आपको होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे कई सारे सवाल हैं, देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बच्चों सबसे पहली बात स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ओरली टैकल करूंगा, ध्यान देना आप लोग। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड। क्वेश्चंस नोट कर लेना, आंसर भी अगर तेजी से लिख पाओ लिख लेना, क्योंकि अच्छी वो है फिर, या फिर ये अब वीडियो में कब तक अपलोड कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी कल की सेकंड वीडियो बची है, आज की 2 वीडियो जाएंगे, अपलोडिंग में भी बहुत समय ले रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आपको ध्यान देना है, और जो भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसका आंसर मेन चीज अगर लिख लोगे तो अच्छी बात है। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे डज नॉट possess एनी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। बच्चों इनके पास कोई भी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होती। सीधी भाषा में बोलूं, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, because they does not contain any unpaired d electron in their ground state, because they does not possess any unpaired d electron in their ground state as well as in their oxidation state। बच्चों इनके पास कोई अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ना तो अपनी ग्राउंड स्टेट पे ना ही अपनी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पे, इसलिए। दूसरा, गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तमाम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं बच्चों आपके पास, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स अच्छे कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ट्रांजिशन मेटल्स बच्चों लार्ज नंबर ऑफ एलॉय बना लेते हैं। ट्रांजिशन मेटल इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना लेते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स के कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा लेते हैं। तमाम तरह की चीज़ें हैं, उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन काफ़ी हाई होती है। तमाम चीज़ें हैं। कोई भी 2 पॉइंट अच्छे से जो आपको पूरी तरीके से पता होंगे लिख देना, सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है। पॉइंट नंबर 1 पॉइंट्स करके आंसर देना बच्चों हमसे हमेशा उचित आंसर माना जाता है। पॉइंट्स करके वो पढ़ने में आसान होता है, पैराग्राफ से अच्छे पॉइंट्स वाले आंसर होते हैं हमेशा। अब आपको मैं अगले सवाल पे लेके चलता हूं कि मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम, क्रोमियम, Mn और आयरन। आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, ठीक है। अच्छा आंसर है Mn, बताया है आपको तो आपको पता है, अच्छी बात है। अब कुछ सवाल हैं जो बहुत बेसिक हैं, तो जिनको मैं ज़्यादा वैसे डील नहीं करूंगा, ओरली बात करूंगा आपसे। पहला है कि ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स। आपके पास इनका आंसर है बच्चों, बिकॉज ऑफ dt ट्रांजिशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय एब्जॉर्बिंग विजिबल रेडिएशन। नेक्स्ट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका कारण मैंने आपको बताया था, दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज बोथ Ns and N-1 d इलेक्ट्रॉन्स कैन इक्वली पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। इनके जो Ns सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो N-1 d सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैन इक्वली पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग ड्यू टू देयर कंपेरेबल एनर्जीज, ठीक है। एक एक लाइन के आंसर है, कुछ नहीं है खास, लेकिन पता होना चाहिए। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बच्चों, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। ग्रेटर नंबर ऑफ N-1 d इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन मेटालिक बॉन्डिंग। इनके बड़ी संख्या में N-1 d इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, जिससे मेटालिक बॉन्डिंग इनकी स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। सब क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, ठीक है।
कैटलिस्ट की तरह क्यों यूज होते हैं, इसके पीछे मैंने आपको 3 कारण बताए हैं. पॉइंट नंबर 1, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. पॉइंट नंबर 2, दे कैन प्रोवाइड सरफेस एरिया. पॉइंट नंबर 3, दे कैन फॉर्म रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स. एलॉय फॉर्मेशन, देखो एलॉय भी आ गया. एलॉय फॉर्मेशन, ये लार्ज नंबर ऑफ एलॉय बनाते हैं क्यों? कंपैरेबल एटॉमिक साइज. ठीक है, कंपैरेबल एटॉमिक साइज. ठीक हो गया बच्चों. तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने आते जा रहे हैं. अगला सवाल Mn2O3 बेसिक होता है. आपकी कॉपी में वैसे क्वेश्चन सॉल्व है. ये एसिडिक होता है. एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन इस तरीके से नहीं है. वो लोअर ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, हायर ऑक्साइड एसिडिक होते हैं. ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपकी कॉपी में मैंने लिखवा रखा है जब आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराए होंगे. इसका आंसर जान लो बच्चों आप. देखो Mn2O3 में Mn+3 स्टेट में है. कौन सी स्टेट में? यहां पे Mn+3 स्टेट में है, यहां पे Mn+7 स्टेट में. ध्यान से सुनना. जब Mn अपनी +3 स्टेट में होगा, छोटी स्टेट में होगा, तो उसके वैलेंस शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन बचेंगे और वो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है और लुईस बेस की तरह काम कर सकता है. जब Mn अपनी +7 स्टेट में होगा तो उसके पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा. इनफैक्ट उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत डेंजरस हो जाएगा. 7 इलेक्ट्रॉन +7 चार्ज आने पे क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा उसका. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट करेगा. क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, लुईस एसिड की तरह काम करेगा. आपकी कॉपी में है क्वेश्चन जिसमें मैंने ये एग्जांपल्स लिखवाए. इवन मेरा एग्जांपल शायद ये नहीं रहा होगा. मेरा एग्जांपल इसकी जगह MnO होगा यहाँ पे बेसिक में. ठीक है, जो मैंने कराया होगा. क्वेश्चन भी है, वो भी पूछा गया है एक बार. अब 2 क्वेश्चन एक जैसे तो नहीं कराऊंगा. तो ये नई चीज थी, तो Mn2O3 नया कंपाउंड था, इसलिए मैंने इसको पिक किया. ठीक है, एक क्वेश्चन जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता लेकिन पूछा गया है तो जानना चाहिए आपको, वो ये है Cr2+ एंड Fe2+. कौन है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. हाँ सही, अच्छी बात है. जिसको याद है Cr2+ है बच्चों इसका आंसर. इसका आंसर Cr2+ है. ये खासतौर पे एक्वस मीडियम की कहानी है. पानी का भी खेल होता है ना, यहाँ पे एक्वस मीडियम है बच्चों. कौन सा मीडियम है? एक्वस मीडियम. ऐसा होता है ना. देखो एक बार बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जिनके लिए ऑक्सीडाइज करना आसान है. अब वैसे तो हम जानते हैं Fe2+ भी Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा. नहीं हो जाएगा नॉर्मली? बोलो, 2+ 3+ में कन्वर्ट होगा नहीं होगा? Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d6 क्या होती है? और Fe3+ की क्या होती है? 3d5. तो 6 से 5 में जाएगा तो बेहतरीन मौका है. लेकिन पानी का भी खेल है ना. एक्वस मीडियम में हाइड्रेशन एंथैल्पी भी एक फैक्टर होता है. रादर देन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे. तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, मैं आपको इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स जो होते हैं वो मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है इस वक्त. ये शायद -0.41 के आसपास होता है. और आयरन वाली जो वैल्यू होती है पॉजिटिव में होती है, वो Fe3+ / Fe2+. ये प्लस में होती है 0.77 के आसपास. ये ऐसी वैल्यूज हैं. देखो 3+ से 2+ आसानी से आ रहा है, रिड्यूस आसानी से हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा ना इजीली ये पानी में. ये आसानी से ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस हो रहा है नेगेटिव में, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा. तो Cr2+ के लिए Cr3+ में ऑक्सीडाइज होना आसान है. कुल मिला के ध्यान रखना है Cr2+ इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि Cr2+ आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है Cr3+ में. सपोर्ट देना चाहोगे, वैल्यूज आपको थोड़ा याद रखोगे तो अच्छा है, नहीं रख पाओगे तो जितना मैं बोल रहा हूं उतना भी काफी है. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगले क्वेश्चन फिर से वही रीजनिंग्स हैं. तो एक एक करके आपको मेन चीजें मैं बताते हुए चलूंगा. बहुत सारे सवाल है यहाँ पे. आउट ऑफ D4 कॉन्फ़िगरेशन Cr2+ रिड्यूसिंग है, एनसीईआरटी है ये तो. Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग है. बच्चों देखो, सुनो सभी स्टूडेंट्स, दोनों के पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है. दोनों कौन है? Cr2+ और Mn3+. दोनों की कॉन्फ़िगरेशन एक जगह पे आकर रुकती है D4 में. जब दोनों ही D4 है तो दोनों का नेचर फर्क कैसे है? ये रिड्यूसिंग क्यों है? Cr2+ रिड्यूसिंग का मतलब समझ रहे हो कि ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा अपने आप को. Cr2+ इज रिड्यूसिंग बिकॉज इट इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म स्टेबल
Cr3+ हैविंग हाफ फिल्ड T2G3 कॉन्फ़िगरेशन, और Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग है, यानी अपना रिडक्शन कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग कौन होता है? जिसका खुद का रिडक्शन होता है। Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग है क्योंकि इट इजीली गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म स्टेबल Mn2 पॉजिटिव हैविंग 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। दोनों का स्टेबिलिटी हासिल करने का अलग अलग तरीका है। क्रोमियम को 3+ बन के स्टेबिलिटी मिल रही है और Mn3+ को 2+ बनने के बाद स्टेबिलिटी मिल रही है। एक 3d3 बन के स्टेबल हो जा रहा है, T2G3 बन जा रहा है वो, एक 3d5 बन के स्टेबल हो जा रहा है, वो तो नॉर्मल हाफ फिल्ड बन जा रहा है। तो दोनों का अपना अपना तरीका है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देखो फिर भी सेफ है। आपको बताया गया कि ये कौन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब आसानी से रिड्यूस हो रहा है। आंसर तो अपने पास क्वेश्चन में ही है फिर भी, लेकिन अच्छा आंसर लिखोगे अच्छा है। D1 इज अनस्टेबल। अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, D1 कॉन्फ़िगरेशन इज अनस्टेबल होती है। बच्चों D1 कॉन्फ़िगरेशन इसलिए अनस्टेबल होती है क्योंकि या तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करके, या तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देता है, या डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में चला जाता है और स्टेबल D0 कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। सोचो कोई D1 है, उससे ज्यादा अच्छा नहीं कि D0 बन जाए, अंदर वो फुली फिल्ड हो जाएगा। कौन होता है D1 पता है आपको? स्कैंडियम 2+। स्कैंडियम का नंबर कितना होता है? 21 नंबर होता है। कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 18, फिर 4s2 3d1। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो आर्गन 18 3d1 हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा नहीं कि मैं आर्गन 18 हो जाए 3d0 हो जाए, क्योंकि हाफ फुली फिल्ड हो जाएगा वो। तो यही वजह है बच्चों, कोई भी D1 कॉन्फ़िगरेशन नहीं रखता है, वो अपने आप को D0 में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, क्लियर? D1 कॉन्फ़िगरेशन इसलिए अनस्टेबल होती है बिकॉज ऐसे एलिमेंट जिनके पास D1 कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आसानी से या तो ऑक्सीडाइज होते हैं या डिस्प्रोपोर्शन में जाके स्टेबल D0 कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। ठीक है, स्टेबल D0 कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। Cu पॉजिटिव इज अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम। Cu पॉजिटिव इज अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम। ये अनस्टेबल होता है इन एक्वस मीडियम। इसका आंसर भी आपको बताया मैंने, एनसीईआरटी क्वेश्चन है वैसे तो। Cu पॉजिटिव पानी में अनस्टेबल क्यों होता है? कारण, इसका कारण है बच्चों लो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu पॉजिटिव आयन। देखो पहले आपको कॉपर को कॉपर +1 बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी कहां से कवर होती है? हाइड्रेशन एंथैल्पी से। अब Cu पॉजिटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी काफी कम होती है बच्चों। पता है आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी कब ज्यादा होती है? जब चार्ज ज्यादा होता है। यानी अगर ये 2 पॉजिटिव होता तो थोड़ा बेहतर होता, हाइड्रेशन एंथैल्पी के मामले में बोल रहा हूं। 2 पॉजिटिव होता तो बेहतर होता दो तरीके से। क्यों? क्योंकि एक तो चार्ज बढ़ जाता, साइज छोटा हो जाता। चार्ज बढ़ने से और साइज छोटा होने से हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ती है। तो Cu पॉजिटिव किस मामले में बेकार है? हाइड्रेशन एंथैल्पी के मामले में बेकार है। तो आंसर क्या दोगे आप इसका? Cu पॉजिटिव इज अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम ड्यू टू इट्स लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। ड्यू टू इट्स लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर बच्चों? आपकी कॉपी का ही क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी है। एक और है बच्चों, ये भी शायद एनसीईआरटी ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे। एनसीईआरटी है ये भी, डी वाला। Mn3+ is more stable than Fe2+ towards, sorry Mn2+ होगा ये। Mn2+ is more stable than Fe2+ for oxidation 2+3 for oxidation to +3 state। ये है बच्चों, ये तो खैर सबको क्वेश्चन लिखते समझ में आ गया होगा शायद। देखो मेन चीज जरूर लिखना, जो मेन चीज होती है क्वेश्चन की। Mn2+ ज्यादा स्टेबल है, मतलब Mn2+ अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, स्टेबल है ये ज्यादा स्टेबल है Fe2+ के मुकाबले फॉर ऑक्सीडेशन। ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, बिकॉज Mn2 पॉजिटिव possess स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। Mn2 पॉजिटिव के पास स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। आप ऐसे में Mn2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिखना नीचे, और ये हाफ फिल्ड नजर आएगा आपको। ये स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो अपने आपको ऑक्सीडाइज क्यों करेगा भाई? ठीक है, बस इतना काफी है बताने के लिए, और कुछ बताने की जरूरत नहीं आपको। आयरन की तरफ जाना ही नहीं, वो स्टेबल दिख नहीं रहा होगा आपको। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वर्ड याद है आपको?
बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट इन 3D सीरीज। बच्चों जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम होता है 3D सीरीज में। 3D सीरीज कौन सी सीरीज होती है बच्चों? 3D सीरीज होती है पहली ट्रांजिशन सीरीज। उस सीरीज में जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम है। वीकेस्ट मेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि इसकी मेटालिक बॉन्डिंग सबसे वीक है। इट डज नॉट पॉसेस एनी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बच्चों कोई अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आपको पता है मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में क्या बताया गया था? मेटालिक बॉन्डिंग आधे रास्ते तक बढ़ती है, फिर मेटालिक बॉन्डिंग गिरती है। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन पे आधारित होती है मेटालिक बॉन्डिंग। क्योंकि जिंक के पास कोई भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वीकेस्ट मेटालिक बॉन्डिंग होती है जिंक के अंदर एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज। ठीक है, बिकॉज ऑफ वीकेस्ट मेटालिक बॉन्डिंग या वीक मेटालिक बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ वीक मेटालिक बॉन्डिंग एज इट डज नॉट पॉसेस एनी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट, कोबाल्ट 2+ इज वेरी स्टेबल। ये भी कई बार मैंने बच्चों आपके साथ जिक्र कर लिया इस क्वेश्चन का। कई बार इस क्वेश्चन के बारे में बात हो गई है। मैं नंबर भूल गया बच्चों, जो भी था। अगला क्वेश्चन यही है, CO2+ इज वेरी स्टेबल। CO2+ is very stable in aqueous medium but oxidize with complexing agents. बच्चों बहुत सर्च करें क्वेश्चन, आप यकीन मानो इन क्वेश्चंस को भी कर लोगे, चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है। या आप विश्वास करो, जो फिजिकल के 3 चैप्टर करा दिए, सब कुछ कवर कर दिया, हर टॉपिक को कवर कर दिया है। ठीक है, मतलब ये लीस्ट काउंट है। मतलब इस समय ये है कि ये आपको सबसे पहले तैयार करना है। उसके बाद देखो, फिर से मैंने बोला है कि बच्चों को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक ने पूरे नंबर लाने हैं, तो वो ज़्यादा पढ़ा है तो वो सब कुछ रिवाइज कर सकता है। जिन बच्चों ने कम पढ़ा है, कम से कम आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो इसको। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ोगे, देखो हर चीज़ कवर हो जा रही है। अभी तो शुरुआत है, अभी पहला पेज है मेरे पास, 4 पेजेस हैं इसके क्वेश्चंस के। कोबाल्ट 2+ वैसे तो स्टेबल होता है, लेकिन किसी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की मदद से या प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। बिकॉज CO3 पॉजिटिव, because CO3 positive ions form more stable complexes, या because complexes of CO3 positive ions are more stable than CO2 positive। आपको याद है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पे आधारित होती है? 3 फैक्टर्स पे। पहला, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होनी चाहिए सेंट्रल मेटल की, बस वही फैक्टर है। दूसरा, लिगेंड ज्यादा बेसिक होने चाहिए। तीसरा, चीलेटिंग लिगेंड्स होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये कॉम्प्लेक्स के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन अपना पहला पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो उसी से आ रहा है। बिकॉज CO3+ या बिकॉज कॉम्प्लेक्सेस ऑफ CO3+, बिकॉज कॉम्प्लेक्सेस ऑफ CO3+ आयंस आर मोर स्टेबल देन CO2+ आयन। CO2+ से ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स किसके होते हैं? CO3+ के, इसीलिए वो 3+ में कन्वर्ट हो जाता है। भाई ये जो 2+ है, इसके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उतने स्टेबल नहीं होते, लेकिन इसके बाद जो 3+ बनेगा उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। पहले पेज का हमारा जो पहला पेज के साथ खत्म होगा। लास्ट सवाल है, ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्डर देन एल्कली मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्डर। अब जब ऐसे सवाल आते हैं ना, देन एल्कली मेटल्स, जब ऐसे सवाल आते हैं तो लगता है कॉपी में तो है ही नहीं, लेकिन भाई इसी के लिए तो कॉमन सेंस आपके पास होता है। कॉपी के साथ कॉमन सेंस भी तो होता है जो आपके साथ होता है। अब ट्रांजिशन मेटल कौन है? डी ब्लॉक वाले जो अपने आयरन वगैरह हैं, कितने हार्ड हैं। एल्कली मेटल कौन है? सोडियम, जिसको ब्लेड से भी काट देते हैं हम। क्या अंतर है? मेटालिक बॉन्डिंग। बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स की मेटालिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। कारण क्या है? ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस डी इलेक्ट्रॉन्स या ग्रेटर नंबर ऑफ N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन मेटालिक बॉन्डिंग। एक बार बताओ, एल्कली के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बताओ,
एक, मात्र एक, कितना, एक। और इनके पास कितने सारे हैं, D1 से लेकर D10 तक, है ना। तो इनकी मेटालिक बॉन्डिंग क्या है, काफी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। अगले में चलते हैं बच्चों, अगला सवाल, यहां से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल दिख रहे हैं मुझे, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल नजर आ रहे हैं। Ti4+, V2+, Mn3+, Cr3+। अगर आप जो मैं बोलूंगा उससे समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे फिर हम कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, इन सब की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जल्दी से, और उसके बाद हम टारगेट करेंगे जो पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। पहला है मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन में? आंसर है Cr3+। बताया था Cr2+, जब Cr3+ में कन्वर्ट होता है तो उसको एक अजीबोगरीब स्टेबिलिटी मिलती है, T2G3 वाली हाफ फील्ड। बी पार्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके लिए? रिड्यूस होना आसान है इनमें से, Mn3+ के लिए। Mn3+ तो 2+ में जाने के लिए, मतलब वो एकदम से 2+ में चला जाएगा, वो तो 3D5 होता है 2+। ठीक है, समझ रहे हो बात। सी पार्ट, कलरलेस कौन है? चलो मैं जल्दी से आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कलरलेस बता दो इनमें से कौन है। टाइटेनियम का नंबर बताओ सेकंड रो गर्ल्स। 22, 4 हटाओ 18, आर्गन कलरलेस। पहले में ही पकड़ में आ जाए, इससे अच्छा क्या होता है? टाइटेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पे आर्गन बन जाता है वो, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास। कलर का खेल क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर होगा, नहीं होगा तो कलरलेस होगा, आमतौर पे यही होता है। अगला सवाल बच्चों, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो भी है, नोट जरूर कर लेना इनको, पढ़ जरूर लेना इनको। हर एग्जाम के बारे में कहा जाता है, जो बहुत समझदार टीचर्स होते हैं वो हर एग्जाम के बारे में कहते हैं, हर एग्जाम जो होता है वो अपने डीएनए को फॉलो करता है, यानी वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आधारित होता है, उसी तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए आपकी मार्केट में जो इतनी सारी किताबें बिकती हैं, नहीं तो सिर्फ एनसीईआरटी बिकती, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, सैंपल पेपर्स आते हैं, सब किस चीज़ पे आधारित होते हैं कि पेपर में आज तक क्या पूछा गया है। कुछ समझदार लोग, एनालिस्ट जो होते हैं, बैठते हैं, पुराने पेपर को रिसर्च करते हैं और एक नया सवाल बताते हैं कि भाई ये आ सकता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा एज इट इज पढ़ाया हुआ है, लेकिन इस समय के डिमांड से मैं इसे रिपीट जरूर कर रहा हूँ। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है बच्चों आपको। ये एलिमेंट्स है, ये इनका ई डिग्री बार Mn2+/Mn है। तो ये मैंने आपको करा रखा है, लेकिन फिर भी मुझे बताना यहाँ पे लगा कि जरूरी है इसको, इसलिए मैं इसको जरूर बता रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। देखो बच्चों, ये डाटा गिवन है, देखोगे सभी स्टूडेंट्स, ये डाटा है। ये डाटा मैंने आपको जब ई डिग्री बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पहली पढ़ाई, अच्छा खासा डाटा लिखा है, सब समझाया है। इसी में शायद सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ABCD करके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इसी के अंदर बनाए हैं। पहली बात, ई डिग्री बार Mn2+/Mn इज मोस्ट नेगेटिव। दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है Mn की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव क्यों है? एक बात बताओ, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू से क्या समझते हो? रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव, ऑक्सीडाइज सबसे आसानी से होगा। क्या
ऑक्सीडाइज सबसे आसानी से होगा, अच्छी बात है। Mn2 पॉजिटिव बहुत स्टेबल होता है, बिकॉज Mn2 पॉजिटिव possess half filled extra stable configuration। मतलब नेगेटिव में है रिडक्शन पोटेंशियल, यानी रिड्यूस होने की क्षमता ही नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज होने की भयानक क्षमता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब रिडक्शन पोटेंशियल से मेटल का हिसाब लगाने के लिए वैल्यूज को उल्टा करना पड़ता है, या आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ज्यादा नेगेटिव का मतलब ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, क्योंकि मेटल रिड्यूस थोड़ी होते हैं। इर्रेगुलर ई डिग्री बार रेड बता रखा है मैंने। याद है कुछ? ये वैल्यू इर्रेगुलर, देखो रूल क्या कहता है पता है? धीरे धीरे लेस नेगेटिव होनी चाहिए थी। इर्रेगुलर देखो, लेस नेगेटिव लेस नेगेटिव लेस नेगेटिव, गलत गलत। इर्रेगुलर वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज इर्रेगुलर हैं, क्योंकि IE1 प्लस IE2 वैल्यूज आर ऑल्सो इर्रेगुलर। क्योंकि बच्चों इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रेगुलर नहीं होती है, इवन इनकी सब्लिमेशन एंथैल्पी भी रेगुलर नहीं होती है। ठीक है, इसका कारण है इर्रेगुलर IE1 प्लस IE2 वैल्यूज, इर्रेगुलर डेल H सब या सब्लिमेशन एंथैल्पी। थ्योरेटिकल लिख देना तो ज्यादा अच्छा होगा, सब्लिमेशन एंथैल्पी लिख लो पूरा। सब्लिमेशन एंथैल्पी इर्रेगुलर है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इर्रेगुलर है, तो कहां से उम्मीद कर लोगे कि ई डिग्री बार रेड रेगुलर आ जाएगा? नेक्स्ट, ई डिग्री बार Cu2 पॉजिटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव स्लैश Cu इज पॉजिटिव। ये तो बहुत ही अजीबोगरीब है। कॉपर की वैल्यू ने तो बिल्कुल रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, मतलब सब नेगेटिव होते हैं मेटल, ये पॉजिटिव में चल रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन के आंसर देखो, कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल में खुद से अपने आप से पूछो आप कि बहुत से बच्चे ऐसे सवाल में फंस सकते हो, नहीं फंस सकते हो, है ना? तो इसीलिए कह रहे हैं इन सवालों को बहुत अच्छे से गो थ्रू करो। इस समय ना बच्चों टाइम स्पेंड, ये टाइम बढ़ाओ, पढ़ने वाला टाइम बढ़ाओ, सोने वाला टाइम कम करो, स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 कर दो। अगर तो ये वीडियो इस तरह की चीज़ें देख रहे हो जहाँ पे रिपीट हो रही हैं, ठीक है, चीज़ें रिपीट हो रही है, वीडियो देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें आप नुकसान नहीं कर रहे हो अपना। आप सेम टाइम में जितने पे पढ़ोगे 1.5 की स्पीड में देखो, उतना ही टाइम लगाओगे आप। ठीक है, और 2 की स्पीड में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ में आ जाएगी जो मेन बात होगी वो। समझ में आ रही है बात? लेकिन उसके अलावा कोई यूट्यूब वीडियोस, पेपर लीक वाले लोग जो पेपर बता रहे हैं यही 4 क्वेश्चन आएंगे, देखो गलती से भिड़ गया, आपको लगेगा बहुत ही भयानक मास्टर है, गलती से बाई चांस भिड़ गया उसका, और ये गलत मैसेज आप जनरेशन में ही पास करके जाओगे आगे। ऐसे कोई लोग नहीं होते। फिजिक्स वाले देखो, फिजिक्स वालों ने, आपने किसी ने किसी की वीडियो देखी ली होगी, है ना, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी प्रोसेस ही नहीं होती। वो रो रहे हैं जो फेसबुक में चिल्लाते थे पेपर लीक पेपर लीक, अब वो CBSE से रहम की भीख मांग रहे हैं कि भाई अगर CBSE मार्क्स बांट दे, बच्चों को पास कर दे, 16 को 23 कर दे तो बच्चे पास हो जाएं, है ना। और फंसे कौन है? एवरेज बच्चे फंसते हैं जो ऐसे वीडियोस के चक्कर में आ जाते हैं। समझदार बच्चे को पता है कि उसको सब पढ़ना है, 70 नंबर नहीं दिला सकता कोई, ये 30-40 नंबर भिड़ा सकता है, बाई चांस भिड़ गए तो भिड़ गए। 50 के ऊपर नंबर नहीं दिला सकते ये इस टाइप के टीचर्स जिनको कुछ खुद पता ही नहीं है। ठीक है, फिलहाल बच्चों आगे बढ़ने का समय है। एक आखिरी वैल्यू है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। मुझे ये बताना है आप लोगों ने कि ये जो वैल्यू है पॉजिटिव क्यों आती है, ये पॉजिटिव क्यों है बच्चों, इसके पीछे आंसर जान लो आप। इसके पीछे आंसर है, आपने जब रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा होगा तो एक साइकिल बनाई होगी हमने कि भाई एक मेटल को अगर रिड्यूस करना है तो उसको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, या ऑक्सीडाइज होना है तो किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम उसको सब्लिमाइज करते हैं, फिर उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी देते हैं। सब्लिमाइज करने के लिए भी सब्लिमेशन एंथैल्पी हम ही देते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बच्चों हम ही देते हैं, लेकिन तीसरी वाली एनर्जी हमारा बोनस होती है।
जिसको कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो एंथैल्पी रिलीज होती है बच्चों। और जो रिलीज होने वाली एनर्जी होती है वो कंपनसेट करती है पहली और दूसरी एनर्जी को। लेकिन कॉपर के केस में यही गड़बड़ है। Cu2 पॉजिटिव के केस में जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है कैन नॉट कंपनसेट द हाई IE1 प्लस IE2 वैल्यू। कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी, अगर थोड़ी देर पहले कॉपर +1 की हाइड्रेशन एंथैल्पी से मैंने कंपेयर करके बोला था, नो डाउट कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉपर +1 की हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगी, नो डाउट, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो IE1 प्लस IE2 की वैल्यू को कंपनसेट कर जाए। अब आप सोचोगे कि ये अजीब सी बातें बोल रहा हूं मैं, तो भाई क्वेश्चन अलग अलग है ना। अच्छा एक काम करते हैं, कॉपर को समझते हैं। कॉपर का नंबर कितना होता है? 29 कॉपर का नंबर होता है 29, ठीक है। एक्सेप्शन होता है आर्गन 18 3d10 4s1। एक इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या हो गया? 310 हो गया। दूसरा निकाल पाओगे आसानी से? नहीं निकाल पाओगे ना। तो IE2 कितनी ज्यादा है उसकी? भाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होता है कॉपर से। तो IE1 और IE2 की जो वैल्यू का सम आएगा बहुत ज्यादा आएगा बच्चों, बिकॉज ऑफ IE2। अब आंसर सुनो, E डिग्री बार Cu2 पॉजिटिव / Cu is positive because the hydration enthalpy of Cu2 positive ion cannot compensate the high IE1 plus IE2 value of copper। ये आंसर है बच्चों इसका, ठीक है। आपकी कॉपी में है क्वेश्चन, चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल भी इंटरेस्टिंग सवाल लग रहा है। देखो सुनो, इस तरह का एक ग्राफ दिया है, बहुत ज्यादा मैं बहुत फाइन ग्राफ नहीं बनाऊंगा, एक रफ ग्राफ बना रहा हूं। इधर देखोगे आप लोग सब शांत रहोगे, 1 घंटे कम से कम आपने पढ़ना है अभी, ठीक है। ठीक है। और बच्चों मैं कई बार आपसे बोलता हूं, जिस उम्र में आप हो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक एज है आपकी ये। एनर्जी लॉसेस इस समय नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी आपके अंदर ये। ग्राफ एनर्जी का गिरेगा अब इसके बाद जीवन भर, ठीक है। तो अभी से थकने वाली उम्र नहीं होनी चाहिए आपकी। अब देखो सभी स्टूडेंट्स, और दूसरा ये जो बच्चे चिप्स वगैरह खाते हैं, इनको थोड़ा सा मैं देखो बीच में बोलना पड़ता है बच्चों को देख के कि पता नहीं आपको कहाँ से किसने समझाया है कि ज़्यादा खाने से एनर्जी आती है। एक बार कम खा के देखो, फास्टिंग पे जाओ, कुछ घंटों के बाद ऐसी एनर्जी आएगी आपकी बॉडी में, रिलीज होगी ऐसी एनर्जी कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। लेकिन एक फेज निकालनी पड़ती है, उसके बाद वो एनर्जी आपको मिलती है, ठीक है। अब बात सुन लो, तो चीनी और नमक के सहारे जीना छोड़ दो। और इसके अंदर एक कंपाउंड, ये जो चीज़ें आप जो चिप्स खाते हो 5-10 रुपए के ना, MSG करके केमिकल होता है, MSG करके, उसको एक बार चेक करना उसके बारे में, तभी आप बार बार 10 रुपए की चीज़ें खरीद रहे हो। अब सुनो सभी स्टूडेंट्स, MSG, हाँ अच्छी बात है, MSG नहीं तो खिलाया आपको दोबारा। अब बच्चों बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बच्चों एक अगला सवाल जो आपके सामने मैं पिक्चर करने जा रहा हूं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वर्सेस एलिमेंट्स। इस तरह का कुछ ग्राफ है, बहुत फेयर ग्राफ तो नहीं बना पाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं ग्राफ को बनाने की। इस तरह का कुछ ग्राफ है बच्चों, ये पहली ट्रांजिशन सीरीज है, ये दूसरी ट्रांजिशन सीरीज है, ये तीसरी ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है। ये 3 ट्रांजिशन सीरीज है, उनके कुछ ग्राफ आपके सामने है। पहला सवाल है बच्चों, बातें नहीं करनी है और यहां ध्यान देना है। which 3D element have low enthalpy of atomization। बच्चों ग्राफ से देख के आप बता सकते हो कौन सा 3D एलिमेंट है जिसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो है। टीना बताओ कौन सा 3D सीरीज एलिमेंट है जिसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लोएस्ट है। अभी तो बड़ा मैं
इसी रीजन की भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे। ये सवाल पूरा इंग्लिश में लिखा होगा वहाँ पे। विच एलिमेंट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज पजेस लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ये ज़्यादा कठिन हो जाता है। 3D सीरीज कौन सी है इसमें? फर्स्ट, इसी को देखो, 2 ग्राफ डिलीट कर दो जीवन से, एक ही ग्राफ देखो, देखो सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी है? कौन है फर्स्ट? कौन है फर्स्ट? ये वाला फर्स्ट वाला ग्राफ देखना, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसका आ रहा है? जिंक का। ठीक है, जिंक का बी पार्ट, ये बिना ग्राफ के भी पता था आपको। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के जो आंसर्स होते हैं वो डायरेक्टली लिंक होते हैं मेटालिक बॉन्डिंग के साथ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के साथ। मेटालिक बॉन्डिंग पॉइंट की भी एक ग्राफ आपको याद नहीं है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बना था ये। फिलहाल छोड़ते हैं, ज़्यादा बहस करना बेकार है अभी। सेकेंड एंड थर्ड सीरीज possess high enthalpy of atomization. Second and third possess high enthalpy of atomization than first series. सेकेंड एंड थर्ड सीरीज की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है फर्स्ट सीरीज से। अब वह है जो ग्राफ में ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो बच्चों, बात सुनो। सेकेंड और थर्ड की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किस चीज पे बेस्ड होती है बच्चों, बताओ मुझे? मेटालिक बॉन्डिंग में। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग यानी मेटल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उस पर। अब जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है, मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया मेटालिक बॉन्डिंग कब स्ट्रॉन्ग कब वीक होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे जैसे बढ़ते हैं मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ती है और गिरती है। अब लेकिन भाई ऐसे में तो आंसर ही नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि ये तो सभी में वैसा ही हो रहा होगा। मुझे तो बताना है जंप क्यों आ गया, सेकंड ज़्यादा क्यों, थर्ड ज़्यादा क्यों। ठीक है, सेकंड और थर्ड ज़्यादा क्यों है, ये बताना है मुझे। तो इसका कारण होता है बच्चों ना कि जो देखो अपने पास क्या चेंज क्या है, एक 3D सीरीज है, एक 4D सीरीज है, एक 5D सीरीज है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो 4D और 5D सीरीज है, 3D के बाद जो 4D और 5D सीरीज होती है, 4D और 5D जो होते हैं उनकी जो स्क्रीनिंग पावर होती है वो ज़्यादा पुअर होती है 3D से। वैसे तो D की स्क्रीनिंग पावर पुअर होती है, लेकिन D ऑर्बिटल जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी। याद है मैं बोलता हूँ 5F की स्क्रीनिंग 4F से पुअर होती है, बोलता हूँ ये बात, 5F ज़्यादा पुअर होती है स्क्रीनिंग में क्योंकि और फैल जाती है वो। ऐसे ही 3D के मुकाबले 4D और 5D की स्क्रीनिंग क्या होगी, पुअर होगी। स्क्रीनिंग पुअर होगी तो इफेक्टिव चार्ज बाहर की तरफ आएगा, यानी इफेक्टिव चार्ज का इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा क्या बढ़ जाएगा, इफेक्टिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, आपका चार्ज का प्रभाव बढ़ जाएगा। स्क्रीन करने वाले इलेक्ट्रॉन बेकार है। देखो दिस इज ड्यू टू, इसका आंसर लिख लो आप, दिस इज ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग of 4D and 5D orbitals. This is due to poor screening of 4D and 5D orbitals. This is due to poor screening of 4D and 5D orbitals as compared to 3D orbitals. 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 ठीक है बच्चों, तीसरा सवाल जो पूछा गया है ये तो बहुत आसान है, सबको पता है। वाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज हाई। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, एक ही सवाल था जिसमें आप फंस सकते थे, बी पार्ट। बाकी पहला पार्ट सबको पता था, जिंक का सबसे कम होता है, वो पहले से ही पता था, बिना ग्राफ के भी पता था। वाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होता है ये भी सबको पता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग बिकॉज ग्रेटर नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक हो गया। एक नंबर के देखो क्वेश्चन कितने सारे हैं, हर किसी में 2-2 3-3 पार्ट है, हर पार्ट एक नंबर का है। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और नया मिला हमें,
इस क्वेश्चन पे भी बच्चों गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है आपका। एक्सप्लेन करना है आपने। एक्सप्लेन करना है, ये है बच्चों Mn शो +4 स्टेट विद फ्लोरीन एंड +7 विद ऑक्सीजन। ये ना दो तरीके से देखा मैंने इस सवाल को, एक तरीका और बता रहा हूं, मुझे याद आ रहा है इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है। पहला सवाल तो ये है कि जो Mn है फ्लोरीन के साथ केवल मैक्सिमम +4 स्टेट तक जा पाता है, लेकिन वहीं ऑक्सीजन के साथ वो +7 स्टेट तक चला जा रहा है। ऐसे भी पूछा है सवाल, इस तरीके से भी पूछा गया है कि Mn और फ्लोरीन सिर्फ MnF4 कंपाउंड बनाते हैं, और जबकि Mn और ऑक्सीजन Mn2O7 जैसा कंपाउंड बनाते हैं। तो फ्लोरीन के साथ भाई 4 स्टेट पे रुक गया, ऑक्सीजन के साथ 7 स्टेट तक चला गया ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां 4 ही आ रहा है, यहां 7 तक चला जा रहा है। तो क्या दिक्कत क्या है, मतलब फ्लोरीन में और ऑक्सीजन में क्या अंतर है, मतलब दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। देखो Mn और ऑक्सीजन में क्या अंतर है बच्चों, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्या अंतर है। देखो ऑक्सीजन के साथ Mn जो है ना वो एक विशेष प्रकार की बॉन्डिंग में चला जाता है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला चक्कर है। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 7 वाली स्टेट तक क्यों जा रहा है, आप याद करो, अपने पुराने स्ट्रक्चर्स देख लो, आपकी कॉपी में MnO4 सिंगल नेगेटिव और MnO4 डबल नेगेटिव, मतलब मैंगनेट और परमैंगनेट दोनों का स्ट्रक्चर आपकी कॉपी में करवाया हुआ है मैंने। MnO4 सिंगल नेगेटिव यानी परमैंगनेट और MnO4 डबल नेगेटिव मैंगनेट, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स चेक करो आप। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में आप देखोगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट 7 आया है ना, ऑक्सीजन थोड़ी 7 है, परमैंगनेट होता है MnO4 सिंगल नेगेटिव +7 स्टेट पे चला गया, ऑक्सीजन तो 4 ही है, मल्टीपल बॉन्ड्स की वजह से हुआ है वैसा। यहां भी देखो 2 Mn है, ऑक्सीजन 7 है ना, लेकिन Mn भी 2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 7 चली गई तो 7 ऑक्सीजन थोड़ी है, 2 Mn के लिए 7 ऑक्सीजन है। तो बड़ी स्टेट का चक्कर डबल बॉन्ड की वजह से है बच्चों। हुआ ये कि जो Mn है वो ऑक्सीजन के साथ एक विशेष प्रकार का डबल बॉन्ड बनाता है जिसको बोलते हैं p-pi बॉन्ड, जिसमें Mn की d ऑर्बिटल इस्तेमाल होती है और ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल इस्तेमाल होती है। इसे कहते हैं p-pi बॉन्ड। p-pi आमतौर पे जो हमारी रेंज में जो बॉन्ड होता है ना डबल बॉन्ड, वो p-pi होता है, लेकिन Mn और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड बनता है वो p-pi होता है। यानी सारा खेल डबल बॉन्ड का है। Mn जो है वो ऑक्सीजन के साथ p-pi बॉन्ड बना लेता है, जिसमें Mn की d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ठीक है, और इसलिए वो +7 स्टेट तक चला जाता है। जबकि फ्लोरीन के साथ ऐसी कोई सुविधा नहीं है, वो फ्लोरीन के साथ इस प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं बना पाता है, ठीक है, फ्लोरीन के साथ ऐसा कोई बॉन्ड नहीं बना पाता है। फ्लोरीन आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो ऐसी कोई बॉन्डिंग की चांस फ्लोरीन के साथ नहीं बनती है। ऑक्सीजन आपको पता है आमतौर पर डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ वहां p-pi बॉन्डिंग बन जाती है। तो लिखना आप लोग देखो Mn कैन फॉर्म Mn can form p-pi बॉन्ड, ऐसे लिखना p-pi बॉन्ड, Mn can form p-pi बॉन्ड, मतलब बहुत अजीबोगरीब बॉन्ड नहीं है। अगर बस हम लोग वहां तक पहुंचते नहीं, कभी आप घर जाके या कभी समय मिले तो सल्फर डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग चेक करना, SO2 का डबल बॉन्ड चेक करना, वो p-pi ही होता है सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है। फिलहाल अभी हटते हैं उस चीज से, आंसर पे आते हैं। बिकॉज Mn कैन फॉर्म p-pi बॉन्ड विद ऑक्सीजन यूजिंग d orbital of Mn, using d orbital of Mn and p orbital of oxygen, using d orbital of Mn and p orbital of oxygen, whereas
नो सच बॉन्डिंग इज पॉसिबल विथ फ्लोरीन, whereas no such bonding is possible with fluorine, जबकि ऐसी कोई बॉन्डिंग फ्लोरीन के साथ पॉसिबल नहीं है बच्चों। अगला पार्ट है अगला पार्ट बच्चों आयरन का ना, आयरन का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कह रहे हैं कॉपर से ज्यादा होता है। हालांकि ये तो कह दे रहे हैं तो अच्छी बात है, ये तो बता ही दे रहे हैं आपको कि ज्यादा होता है। आयरन का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कॉपर से ज्यादा होता है, वही कारण मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, क्योंकि आयरन के पास ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों जसनदीप? आयरन का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होता है। ये अभी थोड़ी देर पहले एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ग्राफ तो था, कॉपर यहां कहीं आएगा नीचे की तरफ। क्यों? सही कह रहे हैं, कॉपर यहां कहीं आएगा ना नीचे की तरफ, यहाँ जिंक होगा, यहाँ कॉपर यहां कहीं होगा, तो कॉपर का कम होगा आयरन से, आयरन यहां कहीं होगा, Mn के बाद आयरन का ही नंबर है, तो कॉपर यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं आयरन है, यहाँ कहीं कॉपर है, तो कॉपर का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम क्यों है या आयरन का ज्यादा क्यों है? बिकॉज आयरन में मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, बिकॉज इट पजेस ग्रेटर नंबर ऑफ या मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर के पास तो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। 3d10 4s1। चलो आगे बढ़ते हैं। स्कैंडियम इज कलरलेस, एस ये है, ऐसा क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा गया बच्चों। Sc3+ ये कलरलेस है, जबकि Ti3+ ये कलर्ड है। ये तो कई बार डिस्कस किया मैंने, मेरे हर कलर का एग्जांपल यही होता था। समझ सकते हो, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इसको चेक करना है। Sc3+ के पास कोई अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और इसके पास एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, इसके पास कोई अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसके पास एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर? अब पहुंचे बच्चों हम जिससे श्योर है कि क्वेश्चन आना ही आना है, अब आपको बस रट के जाना है, पढ़ के जाना है उसको, वो है KMnO4 और K2Cr2 100% बच्चों से क्वेश्चन आना ही आना है। मैं आपको बता दे रहा हूं ये चीज, जहां पे मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि पेपर के अंदर गारंटीड है KMnO4 और K2Cr2 का गारंटीड क्वेश्चन मिलने वाला है। अब उसकी लेकिन रेंज अच्छी खासी है। आपको सबसे पहले KMnO4 का प्रिपरेशन पढ़ना होगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी अंडर एसिडिक मीडियम, उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पढ़नी होगी अंडर न्यूट्रल या फिर फेंटली एल्कलाइन मीडियम। तीसरा MnO4 2 नेगेटिव और MnO4 सिंगल नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी देख लेना। ठीक है, अब आते हैं K2Cr2 तो K2Cr2 का प्रिपरेशन हो गया, फिर K2Cr2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गई, वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही होती है K2Cr2 की। K2Cr2 में एक अच्छा क्वेश्चन और है कि क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस आर इंटर कन्वर्टेबल बाय द चेंज ऑफ pH, वो भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये सब कुछ से सिलेक्टेड मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, वो मैं कराने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं अभी प्रिपरेशन छोड़ रहा हूं बच्चों, दोनों का जानबूझ के छोड़ रहा हूं। KMnO4 और K2Cr2 का अभी मैं प्रिपरेशन, मेरे पास है क्वेश्चन इसका, मैं अभी छोड़ रहा हूं बिकॉज थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, मैं छोड़ रहा हूं उसको। तो मैं अभी ऐसे क्वेश्चन में चल रहा हूं, इनमें टाइम थोड़ा कम लगता है। ठीक है, उनकी तरफ चल रहा हूं। यहां देखो आप, हमारा क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन ऑफ फॉलोइंग आयंस या फॉलोइंग स्पीसीज बाय Cr2O7 2 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम। इसका चांस भी बहुत ज्यादा है बच्चों। खैर ये KMnO4 के साथ भी हो सकता है, मैंने K2Cr2 वाला क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। ठीक है, इतने सारे आयंस है जो मैंने सिलेक्ट किए हैं कि पूछे गए हैं। आयरन सेकेंड आयंस, टिन सेकेंड आयंस, C पार्ट आयोडाइड आयंस, D पार्ट H2S, इन सारे स्पीसीज को K2Cr2 की मदद से ऑक्सीडाइज करना है। तो मैं बच्चों ना सारे नहीं करा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको सिखा दे रहा हूं, जो आप कहोगे वो सिखा देता हूं। देखो एक तो मदर इक्वेशन है, मैं जैसे मान लो मैं D पार्ट कर रहा हूं अभी फिलहाल के लिए,
एक मदर इक्वेशन है बच्चों, Cr2 और 7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 टाइम्स ऑफ Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 टाइम्स ऑफ वाटर। ये है बच्चों, ये है। अब आप सुनो मेरी बात, ये तो मदर इक्वेशन जो आपको K2Cr2 के केस में याद रखनी है, बिना इसके कुछ नहीं होगा। अब इनमें से मैं D को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, मान लो H2S को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, तो H2S ऑक्सीडाइज होता है, बनाता है सल्फर। H2S बनाएगा सल्फर प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको याद होना चाहिए बच्चों कि कौन ऑक्सीडाइज होगी क्या बनाएगा। जैसे Fe2 पॉजिटिव क्या बनाता है, Fe3 पॉजिटिव। मैं भी आपको सारा सिखा दूंगा, ये सल्फर का है फिलहाल। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है। ये 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 को 3 से इंटू करना। कितने से इंटू करोगे, 3 से, तो 6 और 6 कट गया। एक और चीज ध्यान रखना है, यहाँ 14H है, सुनो बच्चों 14H है, ऐड मत करो, इतने पे छोड़ दो। 14H है, इधर कितने H है, 6, तो यहाँ 8 बचेंगे। 14 में से 6 इधर लाके माइनस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर H और पानी दोनों तरफ है तो उनको सेटल करना जरूर, मतलब भूलना मत, ठीक है, क्लियर। अब मैं दूसरे ऑक्सीडेशन करके दिखाता हूं आपको। जैसे मान लो ए पार्ट, मदर इक्वेशन सेम ही आएगी। Fe2 प्लस को क्या करोगे, Fe3 प्लस बना दोगे। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो, 1। इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन काटने के लिए। दूसरा है टिन सेकंड। टिन सेकंड क्या होता है, स्टेनस। स्टेनस क्या बनाता है, स्टेनिक। Sn4 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2। इलेक्ट्रॉन 6 काटने के लिए 3 से इंटू करना पड़ेगा। फिर आयोडाइड आयंस। आयोडाइड क्या करते हैं, 2 ले लेना, आयोडीन बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इसे किससे इंटू करोगे, 3 से इंटू करोगे, 6 से काटने के लिए। मदर इक्वेशन सेम चलेगी, सेकेंडरी इक्वेशन बनानी है और इलेक्ट्रॉन काटना और अच्छे से ऐड करना है, ठीक है। अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि उतना ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, मैंने जानबूझ के टाइम की वजह से छोड़ा है कि आप लोग भी सब सेचुरेट हो जा रहे हो बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस पढ़ने पे, ठीक है। तो 2 चीजें मैंने बताई दी हैं आपको, ठीक है, क्योंकि देखो आप लोग के पास भी समय है, घर जाकर के काफ़ी अच्छा समय है, इसको यूटिलाइज करो, थोड़ा सा रेस्ट लो, समय लो। और देखो पढ़ाई की टेक्निक मैंने आपसे बोला है कुछ चीज़ें कि जैसे आप पढ़ो, अब तो लंबी लंबी क्लासेस पढ़ो, लेकिन ब्रेक लेके पढ़ो। जैसे आधे घंटे के बाद उठ जाओ, एक बार 5 मिनट का गैप लो। मतलब लंबी क्लास 2 घंटे तक लगातार बैठे मत रहो एक जगह पे, याद नहीं होगा आपको, खिचड़ी हो जाएगी, वो याद नहीं होगा। आधे घंटे में स्विच करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, ब्रेक में मोबाइल का इस्तेमाल ना करो। मतलब घूम आओ, गली का एक चक्कर मार लो, है ना। मोबाइल बच्चे क्या करते हैं, बीच में 5 मिनट का ब्रेक लिया, फोन इस्तेमाल किया, वहीं गंदगी भर दी दिमाग में दोबारा से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी देखो समझदार बच्चे, और मैंने 2 कैटेगरी तो डिवाइड कर ही दी है, समझ रहे होगे आप, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग बता दूं आपको। इस तरीके के सवाल भी बहुत पूछे जा रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग। देखो सभी स्टूडेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग। MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस NO2 नेगेटिव। ठीक है, SO2 प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस पानी। पहले मैं ये 2 पार्ट के लिए मुझे स्पेस चाहिए, मैं पहले 2 पार्ट आपको समझा दूं, फिर मैं आपको 1-2 पार्ट और लिए हैं मैंने, वो भी समझाता हूं, ठीक है। सुनो, देखो ये MnO4 नेगेटिव दिख रहा है। MnO4 का डायरेक्ट देखो इस तरीके से बैलेंस कर पाना टफ होता है, तो हम वैसे ही आएंगे, बाय पार्ट से ही करेंगे रफ में इसको। MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 यूनिट पानी। ये आपका मदर इक्वेशन तैयार हो गया Mn का। अब किसे ऑक्सीडाइज करना है, नाइट्राइट को। नाइट्राइट क्या बनाता है ऑक्सीडाइज करके, नाइट्राइट बनाता है नाइट्रेट।
नाइट्राइट क्या बनाता है? नाइट्रेट। अब आपको देखो O कम पड़ रहा है, तो O की मदद कहाँ से लोगे आप? पानी से लोगे O की मदद, तो पानी लोगे O मिल जाएगा आपको। फिर 2 H पॉजिटिव बनेंगे, फिर आपके इलेक्ट्रॉन भी 2 निकलेंगे मतलब ऐड करोगे 5 वाले को किससे इंटू करोगे बच्चों? 2 से। 5 वाले को 2 से करोगे, इलेक्ट्रॉन के मामले में बात कर रहा हूं, 2 वाले को 5 से करोगे। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे इस तरीके से आपके। अब आपको ऐड करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार चलो मैं ऐड करके दिखाता हूँ। ऐड कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। एक बार ऐड कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ट्वाइस ऑफ MnO4 सिंगल नेगेटिव प्लस 5 आ गया आपका NO2 नेगेटिव, प्लस H पॉजिटिव कितने? 16, उधर कितने? 10, तो 6 H पॉजिटिव आ गए। गिव्स ट्वाइस हो गया Mn, 5 हो गया नाइट्रेट। अब बचा पानी, 8 और 5, 3 पानी बचा। बस अब जल्दी से आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, ये देखो, ये मदर इक्वेशन है, कभी चेंज नहीं होती KMnO4 की, अनलेस एंड अनटिल कोई एल्कलाइन मीडियम का सवाल दे दे तो उसकी मदर इक्वेशन अलग है। एल्कलाइन मीडियम की मदर इक्वेशन अलग है बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप, ये आंसर आ गया आपका। अब मैं आपको दूसरा वाला भी ऐसे ही समझा देता हूं, चाहे उसको हम पूरा ऐड नहीं करेंगे, दूसरा वाला भी समझा दूं। ये आ गया पहले वाले का आंसर, कैसे करना है, फिर यहां आपने छाप देना है उसको। ऐसा भी होता है कभी कभी, वो यहाँ पे इसके आगे 2 पहले से ही लिखा होगा, इसके आगे 6 पहले से ही लिखा होगा, इसके आगे 5 पहले से ही लिखा होगा। हो सकता है आप उससे डायरेक्ट, जैसे ना, अगर ये नंबर मिल जाए आपको, जैसे 2 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, आप देखो इधर देखो सभी स्टूडेंट, बाई चांस ये नंबर मिल गया आपको, तो ये थोड़ा सा आसान कर देता है। जैसे मुझे पता है Mn जब किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो अपना रिड्यूस होता है किसमें? Mn2 पॉजिटिव। नाइट्राइट जो होगा विल बी ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट। ठीक है, और H पॉजिटिव बनाएगा पानी। अगर ये नंबर आगे से मिल गया मुझे पहले से, कभी कभी नंबर वाले क्वेश्चन भी आए हैं, तो 2 के मैं 2 लिख दूंगा, 6 को मैं 3 पानी बना दूंगा, N को मैं 5 लिख दूंगा, तो फिर तो ये प्लस माइनस वाला चक्कर ही खत्म हो जाएगा। नंबर आगे से मिल गए तो ये मिले हैं नंबर। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, नंबर पहले से लिखे हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी हो जाता है। फिर बस आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए, नाइट्राइट से क्या बनता है और Mn अपने आप को क्या बनाता है। और अगर आगे से नंबर नहीं है फिर आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा जैसे मैंने आपको कराया। चलो दूसरा मैंने गलती से मिटा दिया, मैं दूसरा वाला समझाता हूँ आपको। यह है MnO4 नेगेटिव प्लस 8 H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 यूनिट पानी। Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 यूनिट पानी। अब ध्यान से सुनोगे आप लोग, Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 यूनिट पानी। अब देखो आप लोग, ठीक है, ये तो मदर इक्वेशन बन गया Mn का। अब किसको ऑक्सीडाइज करना है बच्चों? SO2 को। SO2 याद है आपको क्या बनाता है? किसी बच्चे को याद है SO2 क्या बनाता है? SO2 बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फेट आयन। आपको 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो 2 ऑक्सीजन कहां से मिलेंगे आपको? 2 पानी लेने पड़ेंगे, 2 पानी से 2 ऑक्सीजन मिल गए, 4 H पॉजिटिव बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन 2 ही क्यों निकले? क्योंकि पहले से 2 नेगेटिव है इस साइड। 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव यानी 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। अब आप सेटल कर लोगे मुझे उम्मीद है। एक को 2 से, एक को 5 से इंटू करना, ऐड कर लेना। ये ना ऐड भी जो करना है, इलेक्ट्रॉन काटने पड़ते हैं ना, इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ी दिख रहे हैं आपको फाइनल इक्वेशन में। तो 5 वाले को 2 से इंटू करना, 2 वाले को 5 से इंटू करना। 5 इंटू 2 10 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, बाकी सेटल कर लेना। सेटल करके अपना आंसर आ गया। ऐड तो कर ही लोगे भाई। ठीक है, अब देखो सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, इधर ध्यान दो बच्चों, सब बातें नहीं और सब इधर ध्यान दो। ठीक है, अब देखो, इसी कंप्लीट द फॉलोइंग में 1-2 सवाल मुझे ऐसे मिले कि जो आपको जानने चाहिए, और क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन में नहीं आते हैं तो आपको जानने चाहिए। C और D ऐसे KMnO4 लिखा हुआ डेल्टा बना है ट्राइंगल ऐसे। एक सवाल में आपको मिलेगा MnO4 सिंगल नेगेटिव, और क्या पता है 3 और 4 आगे से लिख के दे दे, क्या पता ना लिख के दे।
ये 2 सवाल आपको मिलेंगे, 2 सवाल आपको जानने चाहिए बच्चों। देखो ये है जब परमैंगनेट जो है, पोटेशियम परमैंगनेट को जब हीट करते हैं हम, परमैंगनेट को जब हीट किया जाता है तो टूटता है वो मैंगनेट में, K2MnO4 में। किसमें? K2MnO4 में। ठीक है, K2MnO4 प्लस MnO2 यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन बच्चों। K बैलेंस हो गया, Mn 2 थे, बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 8 है, तो 4 5 6 7 8 बैलेंस हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इस पे जरा नजर रखना बच्चों, कभी कभी ये देखने को मिला है सवाल। अगला सवाल मैंने क्या लिखा है, MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इसमें 3 और 4 शायद लिखा है क्वेश्चन में, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि लिखा है कि नहीं लिखा है। मैंने तो लिख दिया 3-4 क्वेश्चन को देख के, अब ये हो सकता है वहां पे दिया था नहीं दिया था नहीं पता मुझे। तो अगर परमैंगनेट का एसिडिक मीडियम, ये रिएक्शन हमने फेस नहीं करी है, लेकिन मुझे कई जगह पे दिख गई है रिएक्शन। क्यों फेस नहीं करी वो भी बताता हूँ मैं आपको। मैंने जब आपको KMnO4 का प्रिपरेशन कराया तो मेरा तीसरा स्टेप जो था वो था कि पहले हमने पायरोलुसाइड ओर लिया, 2 स्टेप था सॉरी, पायरोलुसाइड ओर लिया, उससे पोटेशियम मैंगनेट बनाया। फिर पोटेशियम मैंगनेट को जब मैंने ऑक्सीडाइज किया तो मैंने क्लोरीन से किया था। बुक में और करके एक रिएक्शन और दे रखी है कि परमैंगनेट जो बन रहा है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये मैंगनेट होगा, ये क्या होगा, मैंगनेट। जो मैंगनेट बन रहा है, मैंगनेट, ठीक है, यहाँ ध्यान दो बच्चों, जो मैंगनेट बन रहा है ये आपकी कॉपी में नहीं है रिएक्शन ये वाली, क्योंकि हमने जिस तरीके से प्रिपेयर किया उसमें हमने क्लोरीन की मदद ली थी स्टेप 2 में। ठीक है, बुक्स में कई जगह पे स्टेप 2 एक दूसरे तरीके से भी बताया गया है कि जो परमैंगनेट बनता है उससे मैंगनेट तक जाने के लिए आप HCl से ट्रीट करते हो, एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हो। तो ऐसा जब आप करोगे तो क्या होगा, परमैंगनेट से क्या बनेगा, 2 तो बन जाएंगे आपके मैंगनेट, ट्वाइस ऑफ MnO4 सिंगल नेगेटिव, एक बन जाएगा आपका MnO2, बाकी 2 बन जाएंगे आपके पानी। ये है बच्चों, तो ये रिएक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 2 रिएक्शंस पे विशेष और एक और बात बताता हूँ इसके बारे में, इंटरेस्टिंग बात और याद आ गई मुझे। ऐसा नहीं कि ये नहीं पढ़ी है आपने, अभी याद आ गया मुझे कि कहाँ पे मैंने ये रिएक्शन आपको बताई जरूर है। आपको एक सवाल कराया होगा मैंने, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, ठीक है, उसका भी आंसर आ गया आपके पास। ये रिएक्शन याद कर लेना आप, डिस्प्रोपोर्शन में भी मदद करेगी आपके। डिस्प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, देखो ये यहाँ पे Mn+6 स्टेट में है, यहाँ पे Mn+7 में चला गया, यहाँ पे Mn+4 में आ गया। What is disproportion reaction? Such type of redox reaction in which a single element is oxidized as well as reduced. एग्जाम्पल आपके सामने। तो ये 2 जगह आपकी मदद करेंगे। तो कंप्लीट द फॉलोइंग में पूछा गया है, ये डिस्प्रोपोर्शन का भी एग्जाम्पल है, डिस्प्रोपोर्शन में मैंने कराया होगा आपको। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन जो मैं आपसे अभी अभी मैंने बोला कि एक सवाल और पूछा गया है, वो क्या है, एक सवाल ये पूछा गया है, मैं जिस तरीके से पूछा गया आपके सामने लिख दूं, लेकिन ये 2-3 तरीकों से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, 2-3 तरीकों से सवाल पूछा गया है। देखो आप लोग, हमारे पास जो लिखा है सवाल किस फॉर्मेट में लिखा है मैं बता दूं आपको। ये लिखा है ऑरेंज कलर of Cr2O7 2 negative changes to yellow in alkaline medium. ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, जो उस तरह के लोग होते हैं जो जादू दिखाते हैं, वो भी इस तरह की रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का तो बहुत बार करते हैं वो, जैसे वो इनके पास एक पानी जैसा पानी होता है, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, वो पानी में डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, उसमें H2O2 पड़ा होता है पानी के अंदर, तो पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, बिल्कुल पानी हो जाता है वो। तो ऐसे ये है कि आप ऑरेंज कलर का उसमें पानी डालोगे, कोई एल्कली डालोगे आप, ठीक है, या कहीं पे एल्कली पहले से पड़ा है, वहाँ ऑरेंज सोल्यूशन आपने डाला, वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा।
फिर उसमें कोई एसिड का सोल्यूशन डाला, फिर से लगेगा, पानी डाल रहे हो, फिर येलो हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। मतलब ऑरेंज से येलो, येलो से ऑरेंज। आपको लगेगा पानी ऐड कर रहे हैं, एक बार बेस ऐड कर रहे होंगे, एक बार एसिड ऐड कर रहे होंगे। फिलहाल मैं बता दूं आपको कहानी कहाँ से शुरू होती है, ठीक है। अब देखो आप लोग, सवाल तो ये है, सवाल के जवाब पे नहीं जा रहा हूँ मैं, आपको पूरा बता रहा हूँ कि क्या चल रहा है। सबसे पहले आप CrO4 2 नेगेटिव ले लो। कौन है ये? यह है क्रोमेट, डाइक्रोमेट नहीं है, क्रोमेट है, ये येलो कलर का होता है, ठीक है। इसमें आप डाल दो एसिड। क्या डाल दिया आपने? एसिड। एसिड डालने से बन जाएगा डाइक्रोमेट, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस पानी, ये बन गया ऑरेंज। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस पानी, देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई है, हो गई है। क्रोमेट में एसिड डाला, डाइक्रोमेट बन गया। अब एक काम करो, डाइक्रोमेट उठा लो, डाइक्रोमेट में एल्कली डाल दो। क्या डाल दिया? ऑरेंज है, ये अपना सवाल का जवाब आ रहा है, ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज है, डाइक्रोमेट है, इसमें एल्कली डाल दिया, ये क्रोमेट बन गया, CrO4 2 नेगेटिव। 2 क्रोमेट बन गए और बच्चों एक पानी बन गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई होगी, ऑरेंज से येलो हो गया है। 2 क्रोमेट बन गए, चेक करो बैलेंस हो गई, सब कुछ सेटल हो गया है। क्रोमेट में एसिड डालने से वो डाइक्रोमेट बन जाता है, तो येलो से ऑरेंज हो जाता है, और डाइक्रोमेट में बेस डालने से वो क्रोमेट बन जाता है, ऑरेंज से दोबारा येलो हो जाता है। आपसे जो पूछा गया तो आपका जवाब यही है, सिर्फ इतना सही, एक ही इक्वेशन लिखनी है आपने, ठीक है। मतलब आप ये बोलोगे कि बिकॉज डाइक्रोमेट आयन चेंजेस टू येलो कलर्ड क्रोमेट आयंस इन एल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम। अब बच्चों इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा हम कुछ बात करना चाह रहे हैं लेंथोनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में, जो सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो लेंथोनॉइड एक्टिनॉइड ले लेते हैं। मैंने 2 चीजें छोड़ दी हैं जानबूझ के समय के हिसाब से, वो है प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 और K2Cr27, जो बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं पर्सनली। KMnO4 और K2Cr27 के प्रिपरेशन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, उसके साथ क्लब हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग पावर, तब वो क्वेश्चन आपका 3 नंबर की रेंज में चला जाएगा। सिंगुलर प्रिपरेशन आएगा तो 2 नंबर पे भी आ सकता है, ठीक है। KMnO4 का नहीं, सॉरी, K2Cr27 का आएगा वो 3 नंबर पे जा सकता है, बिकॉज उसमें 3 स्टेप हैं। KMnO4 की प्रिपरेशन में 2 ही स्टेप हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो ये चीज जरूर पढ़ लेना बच्चों। मैं टाइम की वजह से नहीं करा रहा हूँ, और थोड़ा सैचुरेशन लेवल आ जा रहा है, वो भी इस वजह से नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने घर में जाके भी पढ़ना है, अभी भी पढ़ना है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं मेन चीजें बता दूं तो अच्छा है। चलते हैं जरा एक्टिनॉइड लेंथोनॉइड को समझ लेते हैं। इसमें एक सवाल मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, वो है यूरोपियम के बारे में। एक एलिमेंट है यूरोपियम, EU, ठीक है, EU, क्योंकि इस EU ऐसे लेंथोनॉइड एक्टिनॉइड आपको याद तो होंगे नहीं किसी भी बच्चे को। यूरोपियम जो है EU2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, EU2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग एजेंट है। थोड़ा सा मैं देखो, थोड़ा सा मैं यूरोपियम के बारे में थोड़ा आपको समझा दूं, हालांकि आंसर से मतलब नहीं इस बात का, लेकिन थोड़ा सा इसका जिक्र मैं एक बार और करने वाला हूं, तो मैं आपको समझा दूं यूरोपियम है कौन, तो फिर क्वेश्चन का आंसर निकालना आसान हो जाता है। वैसे तो क्वेश्चन का आंसर दिया है ये, आपको कैसे दिया है भाई, वो बोल रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वो बोल रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन फिर भी अगर कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से आंसर बोल पाऊंगा। देखो, मैं यूरोपियम के बारे में आपसे बात करता हूं। पहले 63 की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, ज़ेनॉन 54, ज़ेनॉन 54 के बाद क्या आता है बच्चों? ज़ेनॉन 54 के बाद आता है 6s, फिर आता है आपका 5d, फिर आता है आपका 4f, ठीक है। 54, 55, 56, 57 आना चाहिए, लिखना मत बच्चों, 57 आना चाहिए, 57 और 6, सबको पता है 6 तो होगा नहीं, वो अपने आप को क्या कर लेगा, 7 कर लेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन है यूरोपियम की, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है यूरोपियम की। अब देखो, अब U2+ क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 47 हो गया, वैसे तो स्टेबल है, लेकिन फिर भी देखो ये क्या कह रहे हैं, यूरोपियम 2+ जो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो अपना ऑक्सीडेशन करता है। तो आप ये लिखोगे बिकॉज इट इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म EU3+ आयंस। इट लिख लो इसका आंसर, बिकॉज इट इजीली लूज। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो लूज ही नहीं करेगा, लेकिन केमिस्ट्री है ना बच्चों, काफी फैक्टर्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं।
क्योंकि आपको पता है इनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 +2 के अलावा +3 ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लेंथेनॉइड्स की, ठीक है। 2, 3 और 4 ही दिखाते हैं सिर्फ ये, तो ये 2 और 3 दोनों स्टेट दिखाता है यूरोपियम। देखो बिकॉज इट इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन या 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट इजीली लूज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म स्टेबल EU3+ आयन, टू फॉर्म स्टेबल EU3+ आयंस, EU3+ आयंस, ठीक है। भाई रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब पानी वाला चक्कर है ना, हाइड्रेशन वाइड्रेशन भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखना कि भाई वो पहले स्टेबल था लूज क्यों कर दिया, ये नहीं देखना। पानी का मीडियम होता है, वहाँ हाइड्रेशन एंथैल्पी का भी चक्कर होता है, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन का, तभी तो मैं आपसे कह रहा था क्वेश्चन का आंसर तो दिया है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? बिकॉज इट कैन इजीली लूज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बस आपको थोड़ा सा जोड़ना पड़ा, 1 लूज करेगा और 3 पे चला जाएगा। इसका एक क्वेश्चन और मिला था मुझे, मैं थोड़ा सा बता दूं। हाँ ये है, ऐसा लेंथेनॉइड बताओ जो +2 स्टेट दिखाता है, उसका आंसर भी EU है, यूरोपियम, ठीक है। हालांकि +3 भी दिखाता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है बच्चों ये, ऐसा लेंथेनॉइड बताओ जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, EU, यूरोपियम, EU इसका आंसर है बच्चों। हाँ, ऐसा ओरली बोल रहा हूं, ऐसा लेंथेनॉइड बताओ जो +4 स्टेबल स्टेट दिखाता है, सीरियम। सीरियम बहुत फेमस है इसके लिए। सीरियम क्या होता है बच्चों? सीरियम होता है 58, कितना? पहला एलिमेंट है 58 अगर चारों निकाल देगा क्या बन जाएगा? ज़ेनॉन। 2 यहाँ S से निकाल देगा, 1 यहाँ D में होगा वो निकाल देगा, 1 F में गया होगा उसको भी निकाल देगा, चारों निकाल देगा, ज़ेनॉन बन जाएगा। तो +4 के लिए सीरियम बहुत फेमस है, ठीक है। एक सवाल बच्चों ने कई बार बोला है, जिरकोनियम एंड हॉफनियम आर सिमिलर, याद आ रहा है? हाँ बोलो, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? इधर देखो आप, नहीं आ रहा है तो ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। इसका पहला एलिमेंट हीट्रियम है, उसका पहला एलिमेंट कौन है? लेंथेनम, थर्ड सीरीज का। उसके बाद आपको पता है यहां पे बीच में गायब है लेंथेनॉइड्स, सीरियम से ल्यूटेटियम तक के एलिमेंट्स गायब हैं, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद कौन सा एलिमेंट आता है? इसके बाद यहां पे आता है हॉफनियम। लेंथेनॉइड्स के बाद जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में दूसरा एलिमेंट है लेंथेनम, मतलब लेंथेनॉइड्स के बाद और लेंथेनम के बाद जो दूसरा एलिमेंट है हॉफनियम है। हॉफनियम के जस्ट ऊपर कौन होता है? जिरकोनियम। तो ये सिमिलर क्यों है बच्चों, जिरकोनियम एंड हॉफनियम? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सारे ही सिमिलर होते हैं सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये सिमिलर होते हैं बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ ये भी मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। मैं हालांकि आपको तेजी में थोड़ा बता देता हूं ओरली। द स्टेडी डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनॉइड्स विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग पावर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर देना, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव जाना होगा आपको, वजह इसकी ज़्यादा एक्सप्लोर करनी होगी, आपकी कॉपी में है, ठीक है। छोटा आंसर देना है, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग पावर ऑफ 4f सफिशिएंट होता है। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस, 3 कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं। पहला यही है सिमिलैरिटी अमंग सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। दूसरा सिमिलैरिटी अमंग लेंथेनॉइड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया अलग से भी कि व्हाई सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स इज डिफिकल्ट। लेंथेनॉइड का सेपरेशन डिफिकल्ट क्यों होता है? बिकॉज दे आर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, या बिकॉज दे आर क्वाइट सिमिलर ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड बेसिसिटी डिफरेंस, बेसिसिटी गिरती है। जैसे ये जो पहला एलिमेंट है, जैसे ये जो एलिमेंट है लेंथेनम, ये पहला एलिमेंट है लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड, ये लास्ट एलिमेंट है ल्यूटेटियम का हाइड्रोक्साइड। ध्यान से सुनना, कौन छोटा होगा? ल्यूटेटियम Lu3+ छोटा होगा। छोटा होने से इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, ध्यान से सुनते रहना। Lu3+ छोटा होगा, La3+ से Lu3+ छोटा होगा, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो लेस बेसिक होगा, आयोनाइज ही नहीं हो पाएगा। क्या होगा?
लेस बेसिक, तो ये ज्यादा बेसिक होता है, बेसिसिटी डिफरेंस। 3 कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। इसके बाद बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट तो निकाल ही लोगे, Ce3+ आयन का मैग्नेटिक मोमेंट, Ce3+ का, Ce3+ में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। सीरियम 58 होता है, नंबर पता होना चाहिए आपको सीरियम का। कॉन्फ़िगरेशन लिखना 58, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा 4f के अंदर। फिर Nn+2 वाला बोर्स मैग्नेटॉन वाला फॉर्मूला लगा देना, √Nn+2 बोर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। n की जगह 1 रख देना, 1.732 आंसर आता है 1 रखने पे। √3 की वैल्यू आती है 1.73। ये क्वेश्चन मिल गया, देखो। वाई द सेपरेशन ऑफ लेंथोराइड्स इज डिफिकल्ट, बोलो। ड्यू टू बिकॉज दे possess सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू लेंथोराइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर। फिर से एक एनसीईआरटी क्वेश्चन सामने आया, एक्टिनोइड्स शो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एज कंपेयर टू लेंथोनाइड्स। लेंथोनाइड्स के मुकाबले एक्टिनोइड ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। लेंथोनाइड कौन कौन सी स्टेट दिखाते हैं? 3 +3 +2 और +4। एक्टिनोइड्स क्या दिखाते हैं? +3 के अलावा +2 +4 +5 +6 +7। कारण होता है कंपेरेबल एनर्जीज ऑफ 5f 6d एंड 7s। समझ गए? एक्टिनोइड्स में 5f होता है, उसके अंदर 6d होता है, यानी उससे पहले 6d आता है और उससे पहले 7s आता है। इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? कंपेरेबल होती है, तो ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों मैंने पहले भी बोला था, बीच में रिवीजन में भी बोला, अभी फिर मिला मुझे ये, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज 5s की स्क्रीनिंग पावर 4s से भी ज्यादा पुअर होती है। ठीक है। अब देखो क्या है एक्टिनोइड और लेंथोनाइड्स में, आपको सिमिलैरिटी और डिफरेंस बताना है। एक्टिनोइड और लेंथोनाइड में एक मतलब एक बार से बेकार क्वेश्चन, लेकिन फंसा सकता है आपको। आउट ऑफ द बॉक्स हो गया ना, अजीब तरह का क्वेश्चन पूछ लिया है ना। लेंथोनाइड एक्टिनोइड में सिमिलैरिटी और डिफरेंस बताना है, तो सुनो, दोनों ही लेंथोनाइड और एक्टिनोइड्स, ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? रिएक्टिव मेटल होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं। आप देख रहे हो आसानी से +2 +3 आयंस बना रहे हैं। अब आता है डिफरेंस। डिफरेंस ये होता है कि लेंथोनाइड्स में, एक्टिनोइड तो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, लेंथोनाइड रेडियो एक्टिव नहीं होते। उनमें एक मेटल होता है प्रोमीथियम, एक एलिमेंट होता है प्रोमीथियम करके एक एलिमेंट होता है, वो मात्र एक एलिमेंट ऐसा है जो रेडियो एक्टिव होता है। नहीं तो आप कह सकते हो कि ऑल द एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव वेयर एज लेंथोनाइड्स आर नॉट रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने क्या छोड़ दिया है बच्चों? क्वेश्चंस क्लियर बता रहा हूं। आज क्या छोड़ा है मैंने? आज मैंने क्वेश्चन छोड़ा है प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 K2Cr27, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने छोड़ा है क्या, लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो मैंने ओरली आपके साथ डिस्कस कर ही लिया। एक ये छोड़ा है, बस यहीं रोकेंगे। और बच्चों एक और चीज, कल का सुनो, मेरी बात सुनो आप, इसको तो फिलहाल रोक देते हैं पहले हम।